बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 11। लेक्चर 11 की आउटलाइन है हमारे पास बेटा इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्म्स भी जिनको हम कहते हैं। बेटा दीज ऑर्गेनिजम्स हैव लेस स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स एज़ कम्पेयर टू एनिलिड्स। ठीक है, लेकिन कुछ अपने स्पेशलाइज सिस्टम्स या कुछ क्वालिटीज़ इसकी ऐसी हैं जिसकी वजह से हमने इसको लास्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज़ इसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स आप देखेंगे कि एनिलिड्स के मुकाबले में ये लोअर फाइलम जो है वो कंसिडर होता है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। सो बेटा इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स हैं ये, मतलब आपको ये स्पेशलाइज्ड चीज़ इनके बारे में याद रखनी पड़ेगी कि ये हर तरह के इन्वायरमेंट में आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये मखसूस हैं मैरीन इन्वायरमेंट्स के लिहाज से, मैरीन एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। ऑब्वियसली हमें सबसे पहले इसकी निशानी पता होनी चाहिए तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकेंगे। बेटा जिन ऑर्गेनिज्म से हम वेल फेमिलियर होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, ये स्टार फिश आ जाता है। ठीक है, सी स्टार, सी अर्चिन, केक अर्चिन। अब वो कहते हैं कि कुछ इसमें ऐसे होते हैं जिनकी फ्लैट एंड बॉडी होती है, मतलब बिल्कुल फ्लैट होते हैं ना, बिस्किट लाइक, दैट्स वाई उसको केक अर्चिन का नाम दिया जाता है, यानी केक की तरह होते हैं। कुछ आपके पास स्टार फिशेस, ठीक है, इसके अंदर आती हैं, स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है विद शॉर्ट आर्म्स। ठीक है, स्टार फिश आपको पता है ना फिश नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट्स के फाइलम से बिलोंग करता है। फिशेस जो हैं बेटा वो वर्टिब्रेट्स का फाइलम है। सम आर ग्लोबुलर, ठीक है, जैसे सी अर्चिन मतलब एग शेप होती है। सम आर स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म्स, जैसे आपके पास ब्रिटल स्टार। अब बेटा स्टार फिश और ब्रिटल स्टार में ये डिफरेंस होगा। ठीक है, कि जो स्टार फिश होती है उसकी शॉर्ट आर्म्स होती हैं, लेकिन जो ब्रिटल स्टार है ना उसकी आर्म्स जो है ये लॉन्ग होती हैं। ठीक है, कुछ इसमें एलोंगेटेड भी होते हैं, जिस तरह से आपके पास सी कोकम्बर हो गया। ठीक है, कोकम्बर आपको पता है वो किस शेप का आपके पास ये होता है, वेजिटेबल होती है या फ्रूट हम कह सकते हैं। तो उस हिसाब से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा जो आपके पास एकाइनोडर्म्स हैं, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, दीज आर ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, अब बेटा ड्यूट्रोस्टोम्स का जिक्र आपसे होता रहा है, लेकिन टर्म फर्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे रिटन फॉर्म में आएगी। आपको प्रोटियोस्टोम्स के बारे में या प्रोटीरोस्टोम्स के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कि जिस वक्त डेवलपमेंट होती है तो ब्लास्टोपोर लिप से अगर माउथ की डेवलपमेंट पहले होती है तो वो आपके पास प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। इसके अलावा भी इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की बेस पे ये डिफरेंस हमने याद रखना था। और ड्यूट्रोस्टोम्स के बारे में मैंने आपको वैसे वर्बली बता दिया था कि उनका जो आपके पास ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर से एनएस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम उसको कह सकते हैं। सीलोमेट्स हैं, मतलब सीलोम प्रेजेंट होता है। लार्वल स्टेज पे ऑब्वियसली हमने इसकी सिमेट्री देखनी थी तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन बेटा जब ये एडल्ट स्टेज पर पहुंचते हैं तो इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे केक अर्चिन, केक आपको पता है, ठीक है, बिस्किट या पिज़्ज़ा वगैरह, इसकी कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, मतलब कि सेंट्रल एक्सिस पे जितनी मर्जी प्लेन्स पे कट लगाएं उतने बराबर हिस्से हमारे पास बनते जाएंगे। ठीक है, रेडियल सिमेट्री जो है आपके पास रेंज इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जितने मर्जी उसमें कट लगाते जाएंगे हम अराउंड द ओरल और द एबोरल एक्सिस। ओरल एक्सिस बेटा इसको कहते हैं यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब ज़रूरी नहीं है कि एंटीरियर साइड पे यानी सामने की तरफ बॉडी के आगे वाली साइड पे माउथ प्रेजेंट हो, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की शेप पे डिपेंड करता है ना कि कहाँ पर उनका माउथ होगा। वो सेंट्रल एक्सिस भी हो सकता है, जाहिर सी बात है किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप अगर राउंड है तो उसमें फिर सेंट्रल जो पोजीशन होगी वहाँ पर ओरल और एबोरल एंड बेटा एबोरल यूज़ किया जाता है आपके पास ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए ना, या एक्सक्रीटरी ओपनिंग के लिए। स्केलेटन के हवाले से अगर देखा जाए तो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं तो ऑब्वियसली शेल इनके ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा, कैल्केरियस शेल। ठीक है, दूसरी दफ़ा ये टर्म यूज़ हो रही है, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका स्केलेटन जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, ठीक है, और ऑसिकल्स, मतलब अब इनके अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद है। तो एंडोस्केलेटन बेटा मैंने आपको बताया था किसका कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टर है ना, हायर ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम्स हैविंग बोन्स। ठीक है, तो अब देखें ये एकाइनोडर्म्स जो हैं ये वर्टिब्रेट्स से मिलते जुलते कैरेक्टर रखने लग गए हैं ना, तो दैट्स वाई हमने इसको लास्ट फाइलम के तौर पे वर्टिब्रेट्स से पहले प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में आपके पास इसका स्केलेटन होता है, उन प्लेट्स को हम ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये प्लेट्स जो हैं ये कहाँ से डिराइव होती हैं बेटा, मीजोडर्म से डिराइव
होती हैं। और ये भी आप लोगों को मैंने बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि सबसे पहले हमारे पास सिंगल सेल होता है, ठीक है, उससे डिफरेंट सेल्स बनते हैं आगे, और उन सेल्स से लेयर्स बनती हैं, और फिर लेयर्स से आगे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने अपनी लेयर्स तक की ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप कर दी थी, और कुछ आगे जितने जैसे जैसे हायर होते जाएंगे उन लेयर्स से मुख्तलिफ तरह के बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो बनते जाएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कुछ आपके पास जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास ये प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है, यानी इसका स्केलेटन बनाते हैं, और कुछ जो है ये स्किन से बाहर की तरफ को निकलते हैं, या स्पाइंस या कांटे जो है वो इसके ऊपर स्किन के ऊपर अपीयर होते हैं। तो ये इन ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेशलिटी होती है, दैट्स वाई हम इनको एकाइनोडर्म्स कहते हैं ना, ठीक है, मतलब स्पाइंस रखने वाले ऑर्गेनिजम्स, कांटे होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, जो कि अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे जो है वो इसको यूज़ करते हैं। बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात की जाए इनकी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो इनके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, स्पेसेस होती हैं प्रेजेंट इन द सीलोम। एक रिंग कैनाल होती है बॉडी के सेंटर में जो कि माउथ को सराउंड करती है, ठीक है, और डिफरेंट साइड्स पे जो है ये ओपन होती है थ्रू अ सीव लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मैड्रिपोराइट्स, और 5 रेडियल कैनाल्स होती हैं, ठीक है, ब्रांच फ्रॉम द रिंग कैनाल जो कि सेंट्रल एरिया से निकलती हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि एक्चुअली हमें ये यहाँ पर क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली में कैसा होता है। तो वो कहते हैं ये देखें सेंटर में ये डिस्क लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना इसका, और डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होता है बेटा, ये इसकी आर्म्स निकलती हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे छोटे छोटे इसके अंदर स्पाइंस मौजूद होते हैं या कांटे होते हैं, दैट्स वाई हम इनको एकाइनोडर्म्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की अगर ये बात करें तो ये सेंटर वाला जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, इसका माउथ प्रेजेंट होता है, और डिफरेंट साइड्स पे यहाँ से ये कैनाल्स निकलती हैं जो इसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में यानी इसकी आर्म्स की तरफ जाती हैं, ठीक है, और इस कैनाल सिस्टम के ज़रिए से इनके अंदर क्या होता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है। मैनी लेटरल कैनाल्स इमर्ज फ्रॉम द ईच रेडियल कैनाल, ठीक है, मतलब हर एक से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जैसे मैंने आपको बताया कि कैनाल्स निकलती हैं और एंड होती हैं बेटा एक स्ट्रक्चर के ऊपर जिसको हम ट्यूब फीट का नाम देते हैं, ठीक है। ट्यूब फीट इसके टिप वाले एरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, यह बेसिकली एक्सटेंशन होती है। ट्यूब फीट क्या करता है आपके पास, ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है ना, ठीक है, मतलब एक सक्शन कप सा लगा हुआ होता है और वो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ उस चीज़ को अटैच करने में हेल्प आउट करता है। मुख्तलिफ तरह के बेटा ये जब हम कार्टून्स वगैरह में देख रहे होते हैं ना तो उसमें वाटर के अंदर जो लाइफ दिखाई जाती है उसमें एक तो फ़िश होती है, ठीक है, जो एक्चुअल में हमारे पास ट्रू फिशेज़ होती हैं, मतलब वर्टिब्रेट्स के ग्रुप से बिलोंग करती हैं, और एक स्माइली फेस के साथ हमें स्टार फिश दिखाई देती है वहाँ पर, ठीक है। तो उसकी जो बिल्कुल जो आर्म्स की टिप वाला एरिया होता है ना तो वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा होता है जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो वहीं पर आपके पास मौजूद होता है ये ट्यूब फीट, वही वाला स्ट्रक्चर होता है टिप वाला, ठीक है। उसके नीचे की तरफ को एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसको हम सक्शन कप कहते हैं। तो उसकी मदद से ये मूवमेंट भी होती है और ये सबस्ट्रेटम के साथ ख़ुद को अटैच भी करते हैं किसी भी सरफेस के साथ, ठीक है, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे इसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हो कि ये इसने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि सेंटर में आपके पास क्या चीज़ मौजूद है बेटा, रिंग कैनाल मौजूद है, ठीक है। इससे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये जो बल्बस से मटेरियल्स आपको लग रहे हैं रेडियल कैनाल्स निकल रही हैं, ठीक है, मतलब उनके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि रेडिएट हो रही हैं आउटवर्ड टूवर्ड्स द आर्म्स, ये स्टारफिश के बाजू या आर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे देती हूँ। अभी वैसे तो डायग्राम के अंदर जो है ये क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इसको बेटा ये नाम दे रहा है कि आपके पास ये ट्यूब फीट होते हैं ना, ठीक है, और इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी ये सारा जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये लेवल किया हुआ है, ये ट्यूब फीट वाला एरिया है इसका सारा, ठीक है। और यहीं पर करके यहाँ पे सेक्शन कप होता है। अब यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ये सेंटर में कैनाल है, इसके ज़रिए से जब एंटर होती है वाटर तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। रेक्टम जो है ये एनस के थ्रू ओपन अप होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ को निकाल दिया जाता है, ठीक है। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन के हवाले से अगर बात करें तो इसमें कोई स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें ये वही बात आ जाती है जो मैंने आपको एनिलिड्स वाली चीज़ समझाई थी, ठीक है, कि एनिलिड्स में हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उनके वर्टिब्रेट से रिजेंबल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हम इसको पीछे ले गए हैं और इस फाइलम को जो हमने वर्टिब्रेट से पहले रख दिया है, ठीक है। नर्वस एंड सेंट्री सिस्टम की बात करें तो पुअर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है इनका, ठीक है। नर्व नेट प्रेजेंट होता है,
मतलब कि नेटवर्क होता है ना, जो सेंटर में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रेन लाइक, ठीक है, उससे डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलती हैं आपके पास वो जो नेटवर्क होता है पूरा। और 5 या मल्टीपल ऑफ 5 के हिसाब से इसमें रेडियल नर्व्स मौजूद होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा 5 आर्म्स होंगी। अगर हम स्टारफिश की बात करें तो उसके 5 बाजू होते हैं ना, तो सेंटर में आपके पास जो रिंग मौजूद है, नर्व रिंग, उससे डिफरेंट डायरेक्शन में ऑब्वियसली 5 नर्व्स निकलेंगी ना, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द आपके पास जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं ये पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और यूजुअली इसका जो टिप वाला एरिया होता है, टिप वाला एरिया आर्म का क्या कह रहा था हमारे पास, वो ट्यूब फीट था ना, तो उस जगह पे मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, ठीक है, और रीजनरेशन का मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रेज होगा बेटे, रीजनरेशन के व्हाट डू यू मेंट बाय, या वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको लगता है कि वो रीजनरेशन का मैकेनिज्म रखते हैं। तो वैसे तो वर्टिब्रेट्स में भी हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जैसे हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के ग्रुप की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, रीजनरेशन प्लांट्स का कैरेक्टर है, ठीक है। टू सम एक्सटेंट हम कहते हैं कि हमारे भी जो सिस्टम्स के अंदर मतलब सेल्स हैं वहाँ पे वो रीग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब कि सेल की डिवीजन ही है ना बेसिकली रीजनरेशन। तो बेटा आपके पास जो एकाइनोडर्म्स हैं इनका ये बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो है ये कंसिडर होता है कि ये रीजनरेट कर देते हैं अपने उस पार्ट को जो कि लॉस हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है। दोबारा यहाँ पे आपको मैं स्टारफिश की एग्जांपल ही आपके सामने रखूँगी, ठीक है, कि स्टारफिश जो है बेटा ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है ना उसका, ठीक है, ये उसकी आर्म्स होती हैं। तो अब वो कहते हैं कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर स्टारफिश जो है ये अपना बाजू जो है इसको कट लग जाता है या आर्म जो है यहाँ से ये टूट जाती, ख़त्म हो जाता है, तो कहता है कि दैट स्टारफिश इज़ एबल टू रीजनरेट इट्स आर्म ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटे, इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स में आपको रीजनरेशन देखने को मिलेगी। अब ये देखें स्टारफिश के अंदर रीजनरेशन का मैकेनिज्म उसने दिखाया हुआ है, ठीक है, कि ये 2 हिस्से हो जाती है, तो हर हिस्से के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि इट विल एबल टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट और इंजर्ड पार्ट, ठीक है। उसके बाद ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आपको दिखाए हैं, जैसे ब्रिटल स्टार नज़र आ रहा है, सी स्टार, केक अर्चिन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें इनकी बॉडी के ऊपर आपको ना प्रोमिनेंट स्पाइंस नज़र आ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि दैट्स वाई हमने इस फाइलम को जो है ये नाम दिया था एकाइनोडर्म्स, ठीक है। अपने स्पाइंस रखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इसके अंदर आते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं इसकी, ठीक है। उस लिहाज से सिमेट्री इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अडल्ट्स उस पर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है बेटा इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम था एकाइनोडर्म्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।